हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, देखिए गर्मी बहुत है, आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, ठीक है? और पानी वगैरह रोज़ कम से कम 3 से 4 लीटर दिन में तो पीजिए, जिससे आपका शरीर में वाटर की कमी ना हो पाए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है? तो उसको ध्यान मद्देनजर रखते हुए आप अपनी पढ़ाई भी चालू रखेंगे और गर्मी से भी बचते रहेंगे। चलिए, आज हमें क्या पढ़ाना था? बुक लाओ जरा सा एक। अभ्यास 5.1। 5.1 में मैंने कुछ करा दिया था आपको, पहला दूसरा हो गया था। आज बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको गौर से समझेंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से। क्वेश्चन है तीसरा, नीचे दी हुई अवधारणाओं पर विचार कीजिए। आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि अवधारणाओं पर आपको विचार करना है। अब क्या विचार करना है? इसमें कहा है कि दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। मतलब इसमें आपको क्या करना है? अपनी अवधारणाएं व्यक्त करनी है कि क्या जो न्यूक्लिड ने बताया था वो सही था या गलत था। वो रजिस्टर उठाओ, समझे? बात समझ में आई? क्या करना है आपको? देखो, आपको ये पता है कि एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। इनके बीच में अगर मैं एक रेखा खींच दूं, यहां पे ले लो, तो अब एक बात बताओ मुझे, ये जो रेखा होती है ये कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? आप ये बताओ, कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? राशि सब लोग दो दो कहे हैं पक्का? चलो, एक बिंदु वाला भी लड़का आया। अब बताओ, और कोई? 3 बिंदु भी हो सकते हैं। 3 बिंदु भी हो सकते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी रेखा, ये 2 बिंदु नहीं है आपके, ये 2 सिरे हैं। क्या हैं? कल वाली अगर आपने क्लास ली हो तो क्या है? ये सिरे हैं। क्या है? सिरे हैं। और हमेशा याद रखना, कोई भी रेखा अगर सीधी खींची गई है या टेढ़ी है, कोई भी रेखा असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। कैसे? यहां पर भी एक छोटा सा बिंदु, ये बिंदुओं को आपस में एक तरीके से मिला दे। भाई, न्यूक्लिड ने यही तो बताया था कि एक समतल पर छोटे छोटे बिंदुओं को सटा के रख देते हैं सतह से, तो जो सीधी आकृति प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? रेखा कह देते हैं। तो न्यूक्लिड ने साफ साफ बताया था अपनी ज्यामिति में कि एक रेखा असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और यही पहली अवधारणा आपकी कह रही है, 2 बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है। कहीं पर भी सी हो सकता है, मैंने माना कि ये बिंदु सी है, विद्यमान है। किस पर? ए बी रेखा पर विद्यमान है। कौन सा बिंदु? बिंदु सी, ठीक है? विद्यमान ऐसा जो ए और बी के बीच स्थित है। कुल मिला के बीचों बीच स्थित है आपका। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो इन दोनों के बीच में स्थित होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप इसमें क्या लिखोगे? न्यूक्लिड ने अपने ज्यामिति अभिधारणा में यह बताया है कि एक रेखा असंख्य छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनी होती है। अतः यह सत्य है कि रेखा AB में कोई बिंदु C दोनों बिंदु मतलब कौन कौन से? A और B दोनों बिंदुओं के मध्य में स्थित है।
हैं। इतनी बड़ी आपको ये लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी। न्यूक्लियड ने अपने क्या बताया था, न्यूक्लियड ने अपने ज्यामितीय अभिधारणा में यह बताया है कि एक रेखा असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, अतः यह सत्य है कि रेखा AB में कोई बिंदु C दोनों बिंदुओं के मध्य स्थित हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो इन दोनों के मध्य स्थित होगा, जो इसी रेखा पे क्या है, आपका विद्यमान है। क्या है, विद्यमान है। समझ में आया? यह अवधारणा आपकी 100% क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके से लैंग्वेज करके आपको बताना पड़ेगा और एक चित्र बनाना पड़ेगा। सी यहां पे क्या हो जाएगा, आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। समझ में आया बात? पक्का ना? इसमें बहुत सारा लॉजिक नहीं था। कल वाली अगर क्लास आपको बहुत अच्छे से याद है तो इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पक्का? ऑनलाइन बच्चों को चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। नोट कर लो। चलिए, नोट हो गया आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरे की बात करता है। देखो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इनको ज्यादा भी बहुत ज्यादा आपको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है ना। ये कभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस पूछे गए तो आप उनको थ्योरी से आराम से बता सकते हो। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। क्या कहा है इसने, एक ही क्वेश्चन में इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या कहा है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब ओवरऑल कहने का कि ये कोई एक रेखा है ए बी, इनका लास्ट का बिंदु ये है और इसका लास्ट का बिंदु ये। इनका कहने का मतलब है कि ऐसे 3 कोई बिंदु लो जो इस रेखा पर विद्यमान न हो। जैसे मैंने ये ले लिया बी सी डी और ई, जो इस रेखा पर विद्यमान नहीं है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, ये रेखा किसी न किसी सतह पर बनी होगी, क्योंकि न्यूक्लियड ने सतह को परिभाषित किया है कि नहीं किया है। तो अब कहने का मतलब है कि ये रेखा भी किससे बनी होगी, आपकी बिंदुओं से बनी होगी। और ये जो सतह बनती है वो भी किनसे बनती है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ बिंदु बने होंगे, कुछ ना कुछ बिंदु इसके बाहर होंगे, कुछ ना कुछ बिंदु इसके अंदर होंगे। तो जो ये अवधारणा ये कह रहा है कि 3 बिंदु विद्यमान है कि वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो ये बिंदु इस रेखा के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमने तो एज्यूम किया है कि इधर उधर है जो क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन एक बात बताओ, ये रेखा इसी सतह पर है कि नहीं है, और इसी सतह के छोटे छोटे एक ही लाइन पर पड़ने वाले बिंदुओं को मिला के एक रेखा बना दी गई है। तो हमें क्या पता कि ये बिंदु इस रेखा से अलग हैं या इसी रेखा पर हैं। तो ऐसा हो भी सकता है कि भाई स्थित हो, और ऐसा भी हो सकता है कि स्थित ना हो। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, ये जो इन्होंने बात कही है ये सत्य हो भी सकती है कि ये बिंदु जो है इस रेखा पर स्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये सत्य और असत्य दोनों इन्होंने कहा है, ठीक है। 50-50 चांसेस हैं कि ये जो रेखा का, ये गौर से समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, बाई चांस जैसे इन्हीं बिंदु को देखो, अब ये मेरी मर्जी है, मैंने ये बिंदु सी और डी ले लिए, अब मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी तो ये दोनों बिंदु तो इसमें आ गए रेखा पर, लेकिन अब ये एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी तो ये दोनों बिंदु नहीं आएंगे। तो ये डिपेंडेंट किसके ऊपर करता है, खींचने वाले के ऊपर करता है कि वो किस प्रकार से रेखा खींचना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उसने अगर ऐसे ऐसी रेखा खींच दी तो ये बिंदु आ भी सकते हैं, और उसने मेरी जैसी रेखा खींच दी तो बिंदु नहीं भी आ सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो इन्होंने बात कही है वो सत्य हो भी सकती है और सत्य नहीं भी हो सकती है। 50-50 चांसेस है। तो सत्य और असत्य दोनों कथन हो सकते हैं, ठीक है। ये तीनों बिंदु इस रेखा पर स्थित हो सकते हैं और ये तीनों बिंदु इस रेखा से बाहर भी हो सकते हैं। 50-50 चांसेस है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देखो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक से समझने की कोशिश करो कि मेरा मतलब है कि मैं एक रेखा ऐसे खींच दूं तो बी सी डी उसमें आ जाए, या फिर मेरा एक ऐसा मन है कि मैं ऐसे खींच दूं जिसमें से तीनों बिंदु ना आए। तो ऐसा 50-50 चांसेस है। लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो रेखा खींच रहे हो तीनों बिंदुओं से होकर जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, क्योंकि सतह आपकी काफी बड़ी है। बात समझ में आया आपको? चले आगे। इसने 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था क्या ये सत्य है या असत्य है, तो 50-50 चांसेस है, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। फिर इसने क्या कहा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है, अपरिभाषित शब्द है। मतलब कहने का कि ये जो भी हमने अभी आपको बताया इसमें से मैंने बहुत सारे टर्म यूज किए। जैसे मैंने एक बिंदु यूज किया कि नहीं किया, एक सतह यूज किया, एक आपकी रेखा यूज किया, एक रेखा खंड यूज किया,
ठीक है, मैंने इसमें बहुत सारे शब्द यूज किए। तो क्या ये अपरिभाषित है? हाँ बिल्कुल है, इनको परिभाषित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूक्लिड साहब ने इनको ऑलरेडी एक एक लाइन में क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया। ना तो इनकी परिभाषा अब चेंज होगी और ना कभी अब चेंज हो पाएगी, जो उन्होंने बता दिया वही रहेगी। तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं कि कुछ ऐसे टर्म हमने यूज किया, उसने यही तो पूछा है क्या इन अवधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है? तो हाँ अपरिभाषित शब्द हैं। ये जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं जो मैंने आपको समझाते समय यूज किए थे, ये ऐसे शब्द हैं जो अपरिभाषित है, इनको परिभाषित करने की कोई जरूरत नहीं है। जो यूक्लिड साहब कहे गए हैं वही सत्य है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अपरिभाषित शब्द हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? इनको परिभाषित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ में और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे परिभाषित करनी है। अब अगर इनको परिभाषित करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हैं जो अलग अलग अपनी अवधारणाएं देने लगेंगे और उसमें पूरी ज्यामिति का क्या होगा, सिस्टम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए इनको अपरिभाषित मान लिया गया, जो इन्होंने बताया वही होगा, इसके अलावा अब इनको कोई परिभाषित नहीं करेगा। तो ये शब्द ऐसे क्या हो गए आपके, अपरिभाषित हो गए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या कहा है, क्या ये अवधारणा विरोधी है? नहीं भैया, बिल्कुल विरोधी नहीं है, क्योंकि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये विरोधी नहीं है, बिल्कुल विरोधी नहीं है। यही तो न्यूक्लियर साहब ने बताया था कि एक समतल पर रेखा छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, रेखाखंड छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। और तो क्या ये जो ये शब्द इन्होंने पहले कहा है, यह कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि ये एक रेखा पर स्थित नहीं है, ये तो खुद यूक्लिड साहब ने बताया है कि विद्यमान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये अवधारणा उनकी विरोध की तो बात कर नहीं रही है, उन्हीं का सपोर्ट एक तरीके से कहा जाए तो कर रही है। तो ये विरोधी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्या ये न्यूक्लियर की अवधारणाओं से प्राप्त हुई है? हाँ बिल्कुल, ये बना है, ये इनकी अवधारणाएं से ही प्राप्त हुआ है। इन्होंने ही इसको क्या किया था, डिफाइंड किया था, बताया था। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो हम लोगों ने सारी चीजें तो स्पष्ट कर दी, सारे क्वेश्चन समझ में आए। इसमें एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? अक्षय को तो नहीं समझ में आ रहा होगा, गारंटी 100% हम बता रहे हैं। और समझ में नहीं आ रहा होगा, सबसे बड़ी रीजन है कि कल की क्लास आपने मिस की थी। यहां से जाने के बाद आज वो वीडियो ऑनलाइन हो जाएगा, उसको ले लेना, फिर ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। अब आता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अभी तक तो थ्योरी चल रही थी आपकी। चलिए, हो गया आपका ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की। अब मजा आएगी इस क्वेश्चन में। अभी तक तो थ्योरी वाले क्वेश्चन चल रहे थे, थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा था, है ना। अब बात करते हैं थ्योरी क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। क्या कह रहे हैं, यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, मतलब कहने का कि उसने ये कहा है आपसे कि कोई एक ये रेखा है जो ए बिंदु है, एक सिरा, दूसरा सिरा बी बिंदु, कोई एक ऐसा बिंदु सी है और आगे उसने क्या कहा है, ए सी बराबर बी सी है। मतलब जितना ए सी है उतना ही बी सी है। तो आपको यहां से क्या पता लग रहा है, जरा मुझे एक बात बताओ। ए सी मतलब क्या है इसका, जो सी बिंदु कहां है, मध्य बिंदु पर है। बस यही पकड़ना था आपको। तो जितना AC है उतना ही कितना है, BC है। यही वो कह रहा है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, इस चीज का कहना, बस यही चीज आपको समझनी था। अगर ये समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। AC बराबर BC का मतलब है कि जो C बिंदु है वो कहां पे स्थित है, इस रेखा के मध्य बिंदु पर, तभी तो AC बराबर BC होगा। बात समझ में आई? चलो आगे। तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2, मतलब सिद्ध मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। यही है, ठीक है। इस आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो आकृति हमने खींच ही दिया है, ये बराबर है इसके। अब बात गौर से समझना, जो सिद्ध करना है उसको पकड़ो। AC बराबर 1/2 A प्लस AB, यही है। अब बात गौर से समझना, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब कहीं ना कहीं दिमाग में हमें लेके चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। हमें दिया क्या है, ये दिया गया है, इसको लिखो AC बराबर BC। अब एक बात बताओ, AC एक तरफ AC एक तरफ, तो इस साइड को तो हम छेड़ने वाले नहीं है। छेड़ेंगे किसको, AB को। और हमें यहां पे क्या चाहिए, AB। हमारे पास क्या है, AC।
तो ए बी बराबर ए बी, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, क्या ये नहीं लिख सकता हूं? आप ही बताओ। मतलब पूरी रेखा को मैंने ए सी प्लस बी सी कर दिया। समझ में आई बात? मतलब कहने का कि एक रेखा की लंबाई 4 मान लो और यहां पर कोई बिंदु ले लो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो 4 बराबर 2 प्लस 2 नहीं लिख सकते क्या? ये बताओ मुझे। पूरी की लंबाई प्लस खंडों की लंबाई कर सकते हैं, हमने वही काम किया है। तो आप बताओ बीसी की जगह कितना लिख सकते हो? बीसी, भाई हमारे पास बीसी है ना एक तरफ, बीसी की जगह क्या लिख सकते हो? ए बी माइनस ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? तो रखो जरा सा इसमें, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी। क्या यहां तक समझ में आई बात? अब इधर भी मेरे पास ए सी है, इधर भी मेरे पास ए सी है, ये माइनस में इधर काहे में आएगा? ये तो ए सी प्लस ए सी हो जाएगा बराबर ए बी। अब ये समान है तो जुड़ जाएगा, 2 एसी नहीं हो जाएगा? एक एसी प्लस एक एसी कितने एसी हो जाएंगे? 2 एसी हो जाएंगे आपके पास। और ये ए बी, और हमें निकालना क्या था? ए बी ए सी बराबर 1/2। अब ये इधर बूढ़ी में उधर कहाँ में जाएगा? भाग में। ए बी प्रूव हो गया आपका। कोई दिक्कत लगी इसमें? कहीं कोई स्टेप ना समझ में आया तो बताओ। अक्षय के लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया इसके बताओ? है पक्का? चलो, आपको ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवगत करा सकते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। नोट कर लो इसको। चलो नोट हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, इसको गौर से समझना। और ये बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है। कैसा है? टेढ़ा। शायद आके आप लोग पेपर में आ जाए तो कर ना पाए। ठीक है, कैसे करना है मैं तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु है। मतलब उसने 5वें क्वेश्चन को किससे रिलेट कर दिया? क्वेश्चन नंबर 4 से। मतलब कहने का कि एक रेखाखंड ए बी है, इसका एक मध्य बिंदु, वो क्या कह रहा है? सी। उसने खुद कहा है कि एक मध्य बिंदु सी है। चलिए आगे क्या कहता है? मध्य बिंदु सी कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। तो आपको ऐसे सुनने में तो यही लग रहा है कि भैया ये तो सही है, एक के अलावा कोई दूसरा मध्य बिंदु हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा बिंदु होगा जो दूरी है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे? थोड़ा सा कोई है आपके पास दिमाग? चलिए अब हम बताते हैं। हम अपनी तरफ से एक ऐसा बिंदु मान लेते हैं, बिंदु डी मान लिया हमने। क्या मान लिया? डी मान लिया। अब हम ये भी मानते हैं कि बिंदु डी भी इस रेखा का क्या है? मध्य बिंदु है। अपनी तरफ से मानना, सिद्ध करना है तो मानना पड़ेगा। चलिए, तो आप रेखा ए बी का मध्य बिंदु पहले सी को पकड़ो, सी है। तो एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने प्रूफ क्या किया था कि ए सी बराबर 1/2 ए बी, यही तो प्रूफ किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ किया था। चलिए पहला बिंदु, इसको समीकरण 1 मान लो। अब रेखा ए बी का मध्य बिंदु डी है। भाई हमने डी को भी एज अ मध्य बिंदु माना है, तो डी है तो हम क्या लिखेंगे? ए डी बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा। भाई ए बी अगर मध्य बिंदु होगा ए डी, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ए बी हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? चलिए अब एक बात बताओ, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कराने पर जैसे ही आपने इस ए और समीकरण 1 और 2 की तुलना कराई, तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। मतलब ए सी बराबर ए डी। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? अब एक चीज गौर से आप समझो, बिंदु ए तो निश्चित है, कौन सा सिरा है? ये वाला। अगर बिंदु और सी और डी, बात गौर से समझना, डिफरेंस क्या है दोनों में? सी में और डी में। बिंदु ए तो स्थित है, कहने का मतलब कि जो बिंदु ए सी है वो ए डी के बराबर होगा। अगर ए सी और ए डी के बराबर है तो ये जो डी है
वो इसी के ऊपर ही तो स्थित होगा कि नहीं होगा। जब AC बराबर AD हमने कर दिया तो एक बात बताओ, जो AC है वो AD के बराबर है, कुल मिला के AC भी वहीं पर होगा। देखो ये तो हमारा निश्चित है, उसमें छेड़खानी हम नहीं करेंगे, बात C और D में है, बात C और D में है। तो जहां बिंदु C होगा वहीं पर D होगा, तभी तो AC बराबर AD आया है। और ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, आपस में प्रूफ कर दिया है। क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो AC बराबर AD, ये आपस में क्या है, संपाती है, संपाती बिंदु है, बिंदु है। क्यों बिंदु है संपाती, पता है आपको? संपाती का मतलब समझते हो, समान पथ वाला बिंदु, जिसका पथ क्या है, समान हो, मतलब एक ही बिंदु पर हो। तो ये आपस में क्या है, समान बिंदु वाली संपाती बिंदु है, मतलब एक ही स्थान पर है कि नहीं। बात समझ में आई आपको? तो अब इसके देखो मैंने लैंग्वेज लिखी थी, ये लैंग्वेज मैं आपको यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, तो आपको बहुत समझ में आएगा। ये चीज प्रूफ समझ में आया। अब आपको लैंग्वेज कैसी लिखनी है उसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये लैंग्वेज मैं इसलिए बना रही हूं क्योंकि इसको बैठ के बनाने में टाइम लगा है, क्योंकि आपके आंसर में पता नहीं इतना लंबा चौड़ा दिया है कि आपको अगर लिखवाते तो समझ में ना आता। ये इंपॉर्टेंट, ये प्रूफ था, आपने इसको कर दिया। अब इसको जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया तो ये करोगे प्लस चित्र बनाओगे, इसके बाद जो लैंग्वेज में लिखोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसकी लैंग्वेज को देखना क्या है, रेखाखंड AC, रेखाखंड AC के संपाती AD है। जाहिर सी बात है, रेखा AC AD की क्या है, संपाती है, मतलब समान पथ पर चली रेखा है, संपाती AD होगी, ठीक है, AD होगी। जिससे बिंदु A एक संपाती बिंदु है, जिससे बिंदु A एक क्या है, संपाती बिंदु है। संपाती का मतलब A अपनी जगह पे फिक्स है, वो इधर उधर नहीं होगा, ठीक है, संपाती बिंदु है। C और D भी बिंदु भी आपस में संपाती होंगे। क्यों? क्योंकि जब A एक जगह अगर निश्चित कर देंगे तो हमने प्रूफ क्या किया है, AC बराबर AD है, तो जाहिर सी बात है जहां पर बिंदु C होगा वहीं पर बिंदु D होगा, तभी तो AC बराबर AD निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या लिखेंगे, C और D बिंदु भी संपाती होंगे, C और D बिंदु भी संपाती होंगे, ठीक है। बिंदु A को हमने सब पहले संपाती किया, किससे संपाती किया, इससे किया। जैसे ही ये बिंदु A संपाती हुआ तो जाहिर सी बात है तुरंत ही आपका बिंदु C और बिंदु D आपस में संपाती हो जाएगा। तो C और अलग बिंदु ना होकर C और D, अब देखो यहां पे आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, C और D अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु होंगे। कुछ समझ में आया? मतलब C और D बिंदु अलग ना होके क्या होंगे, आपके एक ही बिंदु पे होंगे, संपाती होंगे। और जब एक ही बिंदु पर होंगे दोनों बिंदु, तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। कुछ समझ में आ रही है? ऐसे इसको प्रूफ करते हैं। बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है लैंग्वेज का, ये पक्का नोट कर लो इसको। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास, ऑनलाइन बच्चे एक से दो बार देख सकते हैं। आप लोगों में अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो मुझे बताओ इसमें से कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। संपाती का मतलब समझते हो, सम मतलब क्या होता है, समपाती मतलब क्या होता है, सम प्लस पाती। पाती का मतलब होता है पथ। क्या होता है, पथ, मतलब समान पथ पर जो रेखा समान पथ पर चलती है, मतलब ये पहली रेखा गई, इसी के ऊपर समान उससे दूसरी रेखा गई, क्या कहलाएगी, संपाती। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु इसी के ऊपर होगा, ये दोनों बिंदु आपस में क्या कहलाएंगे, संपाती कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संपाती कहलाएंगे। समझ में आ गया? हर एक टर्म मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? चलो नोट कर लो। ऑनलाइन बच्चे अगर नहीं समझ में आए तो दो बार आप वीडियो देख सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नोट कर लो, फिर इसके बाद बात आगे करते हैं। चलिए, हो गया, नोट हो गया आप लोगों का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी स्लाइड में मैं क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां दोनों खत्म कर देंगे, ठीक है। 6वां क्वेश्चन आपका एक प्रूफ का है और 7वां क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। तो 6वें क्वेश्चन को पहले पकड़ते हैं। उसमें से एक इस प्रकार की आकृतियां बनी हुई है, ऐसे करके ए बी सी और डी।
इस प्रकार से उसने आकृति बनाई है और उसने आपको खुद दिया है कि AC बराबर क्या है, BD है। ये आपको क्या है दिया है और सिद्ध क्या करना है आपको, AB बराबर CD, ये आपको सिद्ध करना है। अब गौर समझना आप, बहुत ही सरल है ये वाला क्वेश्चन, बस आपको गौर से पकड़ने को, पकड़ो जरा सा। AC बराबर BD जो दिया है, देखो हमेशा याद रखना जब भी कभी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो तो आप उन्हीं को लेके सॉल्व करेंगे जो आपको क्वेश्चन देगा, कभी सिद्ध करने वाले को हम पकड़ के नहीं चलेंगे। हमें दिया था ये, अब हमें जो भी करना है इसी से करना है। तो एक बात हमें बताओ, इधर हमें चाहिए AB, इधर चाहिए CD। अब AC क्या है, AC गौर समझना यहां से यहां तक, तो क्या मैं AC बराबर ये नहीं कह सकता हूं AB प्लस BC, नहीं कह सकता हूं, AB प्लस BC नहीं कह सकता हूं। और ये जो BD है, BD इसको क्या मैं BC, सॉरी, इसको क्या मैं BC प्लस CD नहीं कह सकता हूं, कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं। तो जरा लिखो AC की जगह AB प्लस BC और BD की जगह BC प्लस CD। अब बात समझना, BC इधर भी है, BC इधर भी है, समान चिन्ह है, क्या हो जाएंगे आपस में, कट जाएंगे भाई, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, बचा आपके पास क्या, AB बराबर CD। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था हमें। कुछ समझ में नहीं आया इसमें, पक्का ना, बहुत सरल है, 2 लाइन का है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, पक्का नहीं समझ में आया हो तो बताओ एक बार और समझा दें, आ गया ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। अभिग्रहित का मतलब क्या होता है, उनके द्वारा कही गई बातें। अब देखो इसको सबसे पहले तो आपको इसको समझना है, मैंने ये थ्योरेटिकल में आंसर लिख दिया है क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, ठीक है, तो आंसर आपका यही होगा, लेकिन आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। इसने क्या कहा है, पूर्ण कॉमा लगा है, अपने भाग से बड़ा होता है। कुछ ना समझ में आया आपके, इसने कहा है कि जैसे आप कोई आकृति है, चतुर्भुज का ले लो, एक पन्ना ले लो, पेज, ये पूर्ण पन्ना है, पूर्ण है ना, ये क्या कहा, पूर्ण अपने भाग से, इसका कोई एक भाग निकालो, जैसे मैंने ये काट के निकाल लिया ऐसे, यही पार्ट काट के मैंने ऐसे निकाला, क्या कहा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है भैया ये बड़ा होगा क्योंकि ये इसी के अंदर से तो निकला हुआ है। तो इन्होंने अभिग्रहित में यही कहा था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखो जो यूक्लिड साहब हैं, इन्होंने कम शब्दों में बहुत कुछ बताने की कोशिश किया है, इसीलिए सब कोई इनकी बातों को समझ नहीं पाता है। तो पूर्ण का मतलब होता है कोई भी पूर्ण आकृति हो, जरूरी नहीं है कि चतुर्भुज होता है। यूनिवर्स में कोई भी एक ऐसी चीज है जो उसी से उत्पन्न हुई है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि उससे तो वो छोटी ही होगी। जाहिर सी बात है, जैसे मैं हूं, मुझसे एक हाथ निकाल दिया जाए तो ये मुझसे तो छोटा ही होगा हाथ, कि नहीं होगा छोटा। जैसे अक्षय के दोनों पैर बगल में रख दिए जाए काट के, तो अक्षय से तो छोटे ही होंगे, क्योंकि अक्षय से ही, जैसे हम अपने पापा से छोटे, हर बेटा अपने पिता से क्या होता है, छोटा होता है। बात समझ में आ रही है। तो अब आंसर में क्या लिखोगे, क्योंकि विश्व किसी भी विश्व में किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। मतलब कहने का कि विश्व में कोई भी चीज ले लो, कोई भी आकृति ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह पे ये चीज सत्य निकलती है कि जो चीज उससे उत्पन्न हुई है वो उससे हमेशा छोटी ही रहेगी। तो ये सार्वभौमिक क्या है, सत्य है। यही इनकी अवधारणा है कि सार्वभौमिक ये सत्य माना जाता है, क्योंकि ये जो बात इन्होंने कही है ये पूरे विश्व में लागू होती है। कोई भी चीज जिससे उत्पन्न हुई है हमेशा उससे छोटी ही रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलो नोट कर लो। इसके बाद ये प्रश्नावली आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की। नोट कर लो जल्दी से। चलिए नोट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्नावली अभ्यास 5.2 की। अब ये क्या कह रहा है, देखो इसको समझने से, इसमें 2 ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन, अब देखो एक बात और याद रखना, अभिधारणा और अभिग्रही में अंतर है। तो जो मैंने इससे पहले वाला 7वां क्वेश्चन करवाया था वो अभिग्रही पे डिपेंडेंट था, ये अभिधारणा पे डिपेंडेंट है। तो 5वीं अभिधारणा किताब में दी गई है, उसको आप पढ़ेंगे। मैंने लिख दिया है इसमें, क्या कहा है, यदि एक सीधी रेखा, 2 सीधी रेखा, कहने का मतलब समझना,
एक सीधी रेखा, ये दो रेखाएं हैं, इसको एल मान लो, इसको एम मान लो। एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, मतलब ऐसे करके गिर गई, ठीक है। गिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण, मतलब इधर का एक अंतःकोण और इधर का एक अंतःकोण, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो। जो जो कहता जा रहा है मैं वही करता जा रहा हूं। अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलाकर, मतलब कोण एक प्लस कोण दो, इन दोनों कोणों का योग मिलाकर दो समकोण से कम होगा। अच्छा, दो समकोण का मतलब बताओ जरा सा मुझे, क्या हो जाएगा? समकोण कितने अंश को कहते हैं? इस रेखा तो वो भी है, क्या आपने नीचे पढ़ने लगे तीसरी लाइन। अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलाकर दो समकोण से कम होता है। समकोण क्या होता है मुझे ये बताओ आप? 90 अंश का। दो समकोण कितने हो जाएंगे? 90 प्लस 90 मतलब 180। तो 180। अब कुल मिला के आपसे ये दो कोणों का योग प्लस समकोणों का योग के बारे में एक संबंध दिया है। संबंध क्या दिया है इसको गौर समझना। संबंध क्या दिया है? इन दोनों कोण का योग मिलाकर दो समकोणों से कम होगा। कम होगा मतलब समकोण आपका क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। कम होने का मतलब ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। आगे पढ़, कम होगा तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दोनों समकोण से कम होगा। अब बात को समझना, ये चित्र थोड़ा सा गलत बन गया, ये समांतर के लिए नहीं है, ये आपका एक इधर है एक इधर है। अब मैंने कहा कि ऐसे एक रेखा, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो। अब कहने का उसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का योग अगर दो समकोण से क्या है? कम है, तो ये जो रेखाएं हैं एल और एम, ये जो दो रेखाएं हैं ये आपस में उसी ओर मिलेंगी जिस ओर 90 डिग्री से, मतलब दो समकोणों से कम होगा, मतलब 180 से कम होगा। तो कहां पे मिलेंगी जाके? ये इस साइड मिलेंगी जाके। किधर मिलेंगी जाके? इस साइड। जिधर के हम लोग कोण लेंगे, यही कोणों का योग तो 180 से कम है, तो उसका कहने का मतलब है अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए। देखो कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेंगी जिस ओर हमने कोण लिए हैं, जिस ओर 90 अंश से 180 से कम है, उसी ओर बढ़ाए जाने पर, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कोण समकोण से उसी ओर मिलाने पर जिस ओर यह योग दोनों समकोण से कम होगा उसी ओर ये क्या करेंगे? एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी, मिल जाएंगी। और धारणा 5 समझ में आई कि क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है? मतलब कोई दो रेखाएं ऐसी हैं जिसमें से कोई तीसरी रेखा कट रही है, यदि वह इस कंडीशन को फॉलो करती है कि उसके दोनों के अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होता है, तो वह दोनों रेखाएं उसी ओर जाके, अनिश्चित रूप से अगर हम बढ़ाएंगे तो उसी ओर मिलेंगे जाके जिस ओर 90 अंश से कम वो कोण होंगे। तो इस ओर के कम होंगे तो इसी ओर जाके ये क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे जाके। अब धारणा 5वीं समझ में आई कि नहीं आई? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। आप न्यूक्लियर की 5वीं अवधारणा को इस प्रकार लिखे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। मतलब ये जो इतना लंबा चौड़ा है ना, आप उसने ये कहा कि उसको बिल्कुल सरल भाषा में लिखो, तो सरल भाषा में मैंने लिखा है, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही ओर बने कोणों का योग 180 से कम है, तो वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। कितनी सिंपल भाषा है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये बात बताओ मुझे कि भैया, आप पूछ सकते हो कि भैया ये अगर कोण ए प्लस कोण 2 बराबर हो जाए 180 अंश से तब क्या होगा, और कोण 1 का योग कोण 2 के बड़ा हो जाए तो क्या होगा? दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जब बराबर होगा तो वो दो रेखाएं क्या हो जाएंगी? आपस में समांतर। कैसे? ऐसे। तो इधर का जो कोण बनेगा, कोण 1 कोण 2, किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 90 अंश हो जाएगा क्योंकि सीधा काटेगा, तो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के। तो मतलब जब कोण 1 और कोण 2 का योग 180 अंश के बराबर होगा तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? आपस में समानांतर, ये कभी नहीं काटेंगी। और जब ये कंडीशन हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन बनेगी, बाहर वाली, तीसरा और चौथा ले लो ये, तो ये दोनों कभी आपस में नहीं मिलेगी, हमेशा दूर भगती चली जाएंगी। इन दोनों का योग कौन सा होगा? 180 से ज्यादा होगा। ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। समझ में आया? मतलब यदि 180 के बराबर होंगी तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। कम होंगी तो आगे जाके कट जाएंगी, ज्यादा होंगी तो एक दूसरे से दूर बढ़ती हुई चली जाएंगी। तीनों मैंने समझा दिया, हालांकि बात आपकी इसने ये किया था, हमने दोनों आपको बता दिया। समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? पक्का ना?
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या न्यूक्लियेट की पांचवी अवधारणा में समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औपचारिक निर्धारित होता है, ये आपसे कहा है। तो देखो जाहिर सी बात है, दो समांतर रेखाओं की औपचारिकता का निर्धारण ये करता है। क्यों करता है? जब ये 180 इसके बराबर हो जाएगा तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर होगी। तो जो इनकी अवधारणा है वो इस चीज को भी बताती है कि यदि दोनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाए तो वो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समानांतर हो जाएंगी। तो इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे, इसका समझो। इसका मतलब यह हुआ कि आंतरिक कोणों का योग 180 है, जो मैंने अभी बताया। अगर आंतरिक कोणों का योग 180 है, ये वाला देखो 180 है, तो वो रेखा समांतर होंगी। इसलिए पांचवी अवधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व का निर्धारण करती है। समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो दिक्कत होगी समझने में। आप ये वीडियो में रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाले दे रहा हूं, ऑनलाइन बच्चे और ऑफलाइन बच्चे दोनों के लिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, बेसिक से समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये वीडियो 2-3 बार रिवर्स करके आप देख लेना, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो ऑफलाइन बच्चों को तो बता सकता है। अगर ऑनलाइन बच्चों को दिक्कत है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास को फिर एंड करते हैं। चलिए ऑनलाइन बच्चों के लिए अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट दे, फीडबैक दे कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के और वीडियो आपको ला सकूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं मैथ के जल्दी से खत्म करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी कक्षा 9 के करा दूं। तो कोशिश करते हैं 2-3 महीने 4 महीने में अगर मैं इसको खत्म करे पा जा रहा हूं तो एक बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल के भी मैं वीडियो बना के डाल दिया करूंगा, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, कल मिलते हैं। धन्यवाद।